महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत करीब आ गया है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल के साथ मुलाकात करने के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के सामर्थ्य और इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योजनाओं की शुरुआत के साथ ही 2022 और 2023 के लिए पीएमईजीपी के 18,000 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि भी हस्तांतरित की। उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों से हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस वारदात को अपने साथी गौस मोहम्मद के साथ अंजाम देने वाला रियाज अंसारी आतंकी संगठन आईएस के संपर्क में था। रियाज आतंकी संगठन अल-सूफा का सक्रिय आतंकी है। रियाज अल-सूफा में मुजीब की निगरानी में काम करता है। मुजीब अभी जेल में बंद है। बीती 30 मार्च को रतलाम से विस्फोटक लेकर जयपुर ले जाते समय उसे चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया था। तब ये लोग जयपुर में धमाकों की साजिश रच रहे थे। वहीं रियाज का साथी गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने आतंकी संगठन दावते इस्लाम से 45 दिन का प्रशिक्षण लिया था। तब गौस के साथ 30 और लोग भी भारत से पाकिस्तान प्रशिक्षण लेने गए थे। दावते इस्लाम का संबंध तहरीके लब्बैक से है और गौस पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक से संपर्क में था। मणिपुर के नोनी जिले में मखूम इलाके में स्थित तुपुल यार्ड रेलवे निर्माण कैंप के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 60 लोगों की लापता होने की खबर है। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो लोग अभी भी लापता हैं, उनके लिए तलाशी अभियान जारी है। हादसे और बचाव कार्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। भारतीय रुपये में कोरोना काल के समय से आई गिरावट अब सुधरती दिखाई दे रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 13 पैसे की मजबूती के साथ 78.90 प्रति डॉलर पर खुला है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी बाजार में रुपया ऊंचाई में 78.90 और नीचे में 78.94 तक गया। पिछले सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड 79.03 के निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13% की तेजी के साथ 104.64 पर आ गया है। भारत में आने वाले अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग काफी तेज रहेगी। 2027 तक ये मांग 100% तक हो सकती है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग और TIFAC ने एक रिपोर्ट में 2026 से 27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के 100% प्रवेश का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन है। बता दें कि TIFAC एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग के तहत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ने, आकलन करने और इनोवेशन का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश हुई। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ये मानसून की बारिश है और 4 जुलाई तक ऐसे ही बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचारों का एक बार फिर खुलासा हुआ है। शिनजियांग उइगर बहुसंख्यक क्षेत्र XUAR के नजरबंदी शिविरों से मिले लीक दस्तावेज इस बात का खुलासा करते हैं कि चीनी सरकार किस प्रकार से उइगरों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाती है। ये दस्तावेज शिनजियांग पुलिस की फाइलें बताई जा रही हैं। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार इन फाइलों में 20,000 से अधिक हिरासत में लिए गए उइगरों का ब्यौरा है। दस्तावेजों में XUAR के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन कुआंगो का मई 2017 का भाषण भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिनजियांग में चीनी सरकार की कार्रवाई अपराधियों पर नकेल कसने का कार्य नहीं थी,
बल्कि उइगर आबादी को खत्म करने की योजना थी। उन्होंने उइगरों को दुश्मन वर्ग कहकर भी संबोधित किया था। फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस आतंकी हमले के लिए सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने हमले के मुख्य आरोपी सलाह अब्देसलाम को आतंकवाद, हत्या और अन्य आरोपों के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें, सलाह को उस समूह का एकमात्र जीवित सदस्य माना जाता है जिसने 13 नवंबर 2015 को इन हमलों को अंजाम दिया था। इन हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी। साला ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने इस्लामिक स्टेट का सैनिक बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रूस के तेवरों को देखते हुए वह यूरोप में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाएगा। तैनात किए जाने वाले सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही पोलैंड में स्थायी कमान कार्यालय बनाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये घोषणा नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के साथ बैठक के बाद किया। ये बैठक स्पेन की राजधानी में होने वाली नाटो के 30 सदस्य देशों के नेताओं की वार्षिक बैठक से पहले हुई थी।